हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस, इस चैप्टर से 1, 2 या 3 क्वेश्चन कन्फर्म है। नीट में कन्फर्म है और सब एग्ज़ाम में कन्फर्म है। बड़ा चैप्टर है तो टाइम लगेगा। मैं पैरेलली आपको एनसीईआरटी भी कराते चलूँगा। तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड वेरिएशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडेड अप एज अ टू अपेरेंटली इररिकॉन्सिलेबल पर्सपेक्टिव ऑन बायोलॉजी। तो बेसिकली इस लाइन में बोल रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हमको बात पता है स्ट्रक्चर और जो वेरिएशन हमको पता है, वो बेसिकली बायो में दो रूपों में डिवाइड हो चुका है, टू पर्सपेक्टिव। The two perspective essentially rested on two level of organization of life। ये जो दो पर्सपेक्टिव है, ये बेसिकली दो लेवल पे डिवाइडेड है लाइफ फॉर्म में। वन डिस्क्राइब्ड एट ऑर्गेनिज्मिक एंड एबव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वाइल द सेकेंड डिस्क्राइब्ड एट सेलुलर एंड मॉलिकुलर लेवल। एक जो लेवल डिस्क्राइब है वो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे डिवाइडेड है, और जो दूसरा है वो सेलुलर और मॉलिकुलर लेवल पे हम लोग को पता है। एक पहला नया ऑर्गेनिज्म लेवल पे, दूसरा है सेलुलर लेवल पे। यानी ऑर्गेनिज्म एक बड़ा होता है, छोटे भी होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म मतलब ये बिग स्केल पे बोल रहा है, और सेलुलर और मॉलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी छोटा स्केल। जो द फर्स्ट यानी ऑर्गेनिज्म वाला रिजल्टेड इन इकोलॉजी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन। जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो इकोसिस्टम में रहता है, एक आसपास के इन्वायरमेंट में, तो उसको हम इकोलॉजी के तहत देखते हैं। दूसरे वाले को द सेकेंड रिजल्टेड इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वो फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की तरफ से देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट एज एन एग्जाम्पल इज व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर इन दिस यूनिट। तो जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जो सेलुलर और मॉलिकुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत जिसमें हम फिजियोलॉजी देखते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट में इस चैप्टर में हम वही देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे, रिस्पायरेशन देखेंगे, एंड अल्टीमेटली प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डिस्क्राइब्ड इन मॉलिकुलर टर्म। तो फोटोसिंथेसिस ये जो चैप्टर है, रिस्पायरेशन चैप्टर है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, इन तीनों को हम मॉलिकुलर और सेलुलर फॉर्म में देखेंगे। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है। और आगे बढ़ते हैं। वेयर एवर अप्रोप्रिएट द रिलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू इन्वायरमेंट इज ऑल्सो डिस्कस। अगर इन्वायरमेंट का भी कोई रोल आएगा तो वो भी हम देखेंगे। डन है। चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट के पहले जो साइंटिस्ट है, पहले हम उनको देखेंगे। इधर साइंटिस्ट है, मैं इधर पढ़ते रहूँगा और इधर लिखूँगा। ओके, साइंटिस्ट है मेल्विन कैल्विन है। इन साइंटिस्ट का जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बड़ा क्या योगदान दिया है मतलब आपको इस चैप्टर में पता चलेगा, क्योंकि इस कैल्विन साइकिल आएगा। अपने नाम पे इन्होंने एक फोटोसिंथेसिस में, प्लांट में कैसे फोटोसिंथेसिस होता है उसका पूरा एक चेन ढूंढा और उसको अपने नाम पे रख दिया। तो मेल्विन साइकिल बॉर्न हुए हैं क्या लिखा है, मिनेसोटा इन अप्रैल 1911। ये नहीं पूछेगा। रिसीव्ड इन पीएचडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। इन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की है, ये आप देखिएगा। चूँकि ये बायो वाले पार्ट में, फिर भी इन्होंने केमिस्ट्री में पीएचडी की है, क्योंकि ये जो चैप्टर वो है, पहले ही बताया कि ये सेलुलर लेवल पे चैप्टर है। यानी आपको मॉलिक्यूल के अंदर देखना है कौन सी रिएक्शन कैसे हो रही है। तो इन सब के लिए आपको मॉलिकुलर लेवल पे जानकारी होना चाहिए, जो कि केमिस्ट्री से ही आपको पता चल पाएगी। और ही सर्व्ड एज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कली में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। ये चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं कि इन्होंने पीएचडी इन केमिस्ट्री किया है, केमिस्ट्री से पीएचडी किया है, डन है। दूसरा
ही सर्व्ड एज प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है। जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वार 2 व्हेन द वर्ल्ड वाज अंडर शॉक आफ्टर द हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग। वर्ल्ड वार 2 में जब पूरी दुनिया में दहशत थी कि हिरोशिमा पे एटम बम गिर गया नागासाकी में, एंड सीइंग द इल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यस, कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उस समय हमको पता चला, तो इन्होंने उसी का यूज किया। कैल्विन एंड कोवर्कर पुट रेडियो एक्टिविटी टू बेनिफिशियल यूज। देखा, जो बॉम्ब गिराया गया, जो रेडियो एक्टिव रेज निकली, वेव निकली, वो बहुत हार्मफुल थी। इन्हीं से इनको आइडिया आया कि हम इसको अपने फ़ायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। इन्होंने आइसोटोप्स लिया, आगे आप पढ़ोगे। कैल्विन एंड कोवर्कर, ओके, ही अलॉन्ग विथ J.A. बैशम studied reaction in green plant forming sugar and other substance from raw material like carbon dioxide, water and mineral by labeling the carbon dioxide with C14। जैसा कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास C12 होता है, पर इन्होंने C12 ना लेते हुए C14 लिया। ये 14 का एटॉमिक मास। इससे जो भी, जैसे C14 लेने का इनको फ़ायदा मिला कि जो भी रिएक्शन C12 पे हो रही थी और वो C14 पे हुई, तो इनको तुरंत दिख गया, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, जहाँ भी जाएगा वो रंग छोड़ते जाएगा अपना। केल्विन proposed that plant change light energy to chemical energy by transferring an electron in an organized array of pigment, molecules and other substance। केल्विन ने बोला कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं बाई ट्रांसफ़र करके एक इलेक्ट्रॉन एक पैटर्न में। द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस अर्नड हिम नोबेल प्राइज इन 1961। तो PhD है केमिस्ट्री में, 1961 में इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, क्योंकि इन्होंने काम ही इतना अच्छा किया। प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके, are established by Kelvin, are present at being used in studies on renewable resource for energy and material and basic study in solar energy and research। बायो में ही नहीं, इनकी जो थ्योरी है उसको इलेक्ट्रॉन वाली थ्योरी, कि यहाँ पे 1 2 3 थर्ड लाइन, ये फर्स्ट सेकंड पैरा का, इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एरे, कि एक इलेक्ट्रॉन जाता है फिर पिगमेंट पे, फिर हाई एनर्जी लो वेवलेंथ, ऐसा आप पढ़ेंगे आगे। तो इसको बहुत सारे फील्ड में यूज किया गया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। ओके, तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं इसके बारे में। अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा इन साइंटिस्ट के बारे में, वो सब हम लिखेंगे। तो इन्होंने बेटर यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और ब्रैकेट में लिख देंगे यूज्ड C14 कार्बन। सेकंड है अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं पूरा समरी इधर लिखूंगा राइट में, फिर मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा।
ना आप लोग नोट करिए, इसमें बताया है, मैंने लिखा है कि इन्होंने बेटर यूज ऑफ रेडियो एक्टिविटी दिखाई। ओके, साइज लेट मी, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी का बेटर यूज दिखाया, C4 कार्बन यूज किया, प्रोपोज किया कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, प्लांट्स करते हैं ये, और कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके एक ऑर्गेनाइज्ड एरे ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल में, मतलब पिगमेंट में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है जिससे लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये याद रखिएगा, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये मेल्विन केल्विन ने बताया था। और अभी इनकी स्टडी जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी फील्ड में यूज होती है आज भी, इसीलिए तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। मैंने लिखा था ना, 1961 में नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था ये भी लिख लीजिए, नोबेल प्राइज फॉर, पूरी लिखेंगे मैंने यहाँ पे, मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन पे बेसिकली इनका तो, इन्होंने कार्बन को रेडियो एक्टिव बोला, जो यूज किया वो एक चेंजिंग था, मतलब ऐसा किसी ने पहले किया नहीं था, सब इसको निगेटिवली यूज कर रहे थे बॉम्ब बनाने में, जबकि इसका बेनिफिशियल यूज भी था। तो भाई एक नोबेल प्राइज़ तो बनता है। ओके यार, तब तक आप लोग ये सब नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल चैप्टर में चलते हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, पहला इंट्रोडक्टरी पैरा देखते हैं। ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। ये तो नॉर्मल सी बला बात है, जितने भी एनिमल है, चाहे वो लैंड पे रहते हो, चाहे वो वाटर पे रहते हो, चाहे वो एयर में रहते हो, प्लांट ही एक ओनली सोर्स है फूड का। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम तो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, पर प्लांट को फूड कहाँ से मिलता है। ग्रीन प्लांट इन फैक्ट have to make or rather synthesize the food they need and all other organism depend on them for food। तो ये बोल रहा है कि ग्रीन प्लांट, वो ग्रीन प्लांट होते हैं जो फूड को सिंथेसाइज करते खुद से, और हम उसको ले लेते हैं, एनिमल्स उसको यूज कर लेते हैं। तो अब दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्या है उनमें जो हम में नहीं है, क्योंकि खाना तो वो बना पा रहे हैं, हम तो उनसे लेके खा रहे हैं, तो उनमें कुछ तो एक स्पेशल मैकेनिज़्म होता होगा। द ग्रीन प्लांट मेक और नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि वो जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खाना मेक और रैदर सिंथेसाइज, खाना जो बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, मतलब वो एक कुछ प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस हम देखेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो वो एक्चुअली में खाना बनाते कैसे हैं ये हम देखेंगे। इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, जो खुद से खाना बनाए वो ऑटोट्रॉफ। हम एनिमल्स क्या है, ह्यूमंस क्या है, एनिमल्स क्या है, ये हेटरोट्रॉफ है, ये डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट या कोई और अदर सोर्स पे ताकि हमको खाना मिल सके। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर हेटरोट्रॉफ। वही बात है कि ऑटोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो केवल प्लांट में पाया जाता है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म उन ग्रीन प्लांट पे फूड के लिए डिपेंडेंट है वो हेटरोट्रॉफ है। ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। ये पूछता है MCQ में कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। तो आंसर होगा फिजियोकेमिकल प्रोसेस। by which they use light energy to derive the synthesis of organic compound. Ultimately, all living form on earth depend on sunlight। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ आपको अंडरलाइन करते चलता तो आपको समझ में आता, सॉरी फॉर डैट। यहाँ थे, कहाँ थे हम,
अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, वो जैसे लिविंग फॉर्म है, वो एनर्जी के लिए तो सनलाइट पे ही डिपेंड करेंगे। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाई प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखो अर्थ पे मानो या ना मानो, लेकिन जो एनर्जी का सोर्स है वो बस सनलाइट ही है, वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हम भी उससे एनर्जी लेते हैं। अब कल को 1 महीने के लिए सूरज उगे ही ना, जैसे सर्दियों में होता है, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाती है, एक रुकी रुकी हुई सी लाइफ हो जाती है, लाइफ स्लो हो जाती है। सेम प्लांट्स की भी जो फोटोसिंथेसिस करने की जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाती है विंटर में, क्योंकि लाइट है ही नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि सनलाइट बहुत ज़रूरी है और ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। ओके, फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन टू द एटमोसफेयर। हाँ, खाना तो बनाता ही है, हमको सांस लेने के लिए हवा भी तो देता है, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हैव यू एवर थॉट वाट वुड हैपन इफ देयर आर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ। ये तो ऑब्वियस है। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हमारी लाइफ कैसी होगी, लाइफ रहेगी ही नहीं अर्थ पे। दिस चैप्टर फोकसेज ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेसिस मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शन दैट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, राइट साइड देखो, मैंने यहाँ पे बताया लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बताया था इन साइंटिस्ट ने, कैसे लाइट एनर्जी यानी सन, केमिकल एनर्जी जो पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, वो लाइट को केमिकल कन्वर्ट करके फूड बनाते हैं। डन है। तो अब इस इंट्रो पैरा में से जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं। हम ऐसे ही पढ़ेंगे, पहले एनसीईआरटी रीड करेंगे, बगल में नोट्स बनाते चलेंगे। आसान से आसान चीज़ हम लिखेंगे, क्योंकि अगर एक एवरेज बच्चा भी रहेगा उसको भी आ जाएगा। अब ये तो सबको पता होता है, फिर भी हम लिखेंगे इसको। हो। कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पर साथ में उनमें हेट्रोट्रॉफिक भी न्यूट्रिशन पाया जाता है। कुछ बैक्टीरिया हैं, इसका एक्सेप्शन होगा फाउंड ओनली इन प्लांट्स का, लेकिन इस चैप्टर में एनसीईआरटी तो यही लिख रही है। देखो यहाँ पे सॉरी इधर देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर हेट्रोट्रॉफ। यानी एंड से ऑल, ये है गया हेट्रोट्रॉफ, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फाउंड ओनली इन प्लांट, ये वाली लाइन देख लो। हालांकि एक्सेप्शन है। ये बोला कि फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल, फिजियो यानी लाइट एनर्जी यूज हो रहा है, लाइट एनर्जी यूज्ड। केमिकल यानी लाइट एनर्जी ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी का भी यूज है, केमिकल एनर्जी का भी यूज है, इसीलिए फिजियोकेमिकल।
मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि कई लोग मोबाइल वाली स्क्रीन में देखेंगे तो उनके लिए भी कंफर्टेबल हो। ओके। हालांकि मैं छोटा छोटा भी लिख सकता हूँ, पर मेरे पास तो पेज की कमी है नहीं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो पहला इम्पोर्टेंस है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन ऑल अर्थ, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है पूरे अर्थ पे। दूसरा इम्पोर्टेंस है रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन भी तो निकालता है। ओके, तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ तक हो गया था। पहला मैंने लिखा था कि ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन केवल प्लांट में पाया जाता है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है, पर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। मैं अभी बता दे रहा हूँ, बोलना मत कि उस चैप्टर में तो बैक्टीरिया भी लिखा है, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा भी है। ओ माय गॉड, लेट मी सेट माय माइक फर्स्ट। ओके, नाउ इट्स फाइन। हेटेरोट्रॉफ किसको कहते हैं? जो ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंड रहते हैं फूड के लिए। यार लग जा, माइक सेट कर रहा हूँ गाइज, रुको एक मिनट। फोटोसिंथेसिस फिजियोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑल लिविंग फॉर्म ऑफ अर्थ डिपेंड ऑन लाइट एनर्जी फॉर फूड। फूड के लिए जितने भी लिविंग फॉर्म हैं अर्थ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सन पे ही डिपेंडेंट है, चाहे वो प्लांट भी क्यों ना हो। एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू डू फोटोसिंथेसिस इज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। यहाँ पे जीवन पॉसिबल है क्योंकि एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी मिल रही है, ये एक कारण है बहुत बड़ा वाला। ओके, फोटोसिंथेसिस की दो इम्पोर्टेंस है कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है अर्थ पे और ये ऑक्सीजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। ओके ओके ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे व्हाट डू वी नो वाले सेक्शन में। अच्छा, एक्सपेरिमेंट वाला सेक्शन आ रहा है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी already know. Let me change color. About photosynthesis, some simple experiment you may have done in the earlier class have shown that chlorophyll, green pigment of light and CO2 is required for photosynthesis. You may have carried out the experiment to look for starch formation in two leaf, a variegated leaf or a leaf with that was partially covered with black paper exposed to sunlight. On testing these leaves for presence of starch, it was clear that photosynthesis occurred only in the green part of the leaf in the presence of light. तो बेसिकली ये पोर्शन ये बोल रहा है कि, इधर आप नोट करते चलो, ये पोर्शन ये बोल रहा है कि 10th क्लास में आपने देखा था वो वाली एक्सपेरिमेंट, स्टार्च फॉर्मेशन वाली एक वेरीगेटेड लीफ थी, जिस पे वेरीगेटेड लीफ यानी जो पूरी ग्रीन ना, उस पे पैचेज हो, लाइक वाइट पैचेज हो, येलो पैचेज हो, फुल ग्रीन लीफ ना हो, या एक ऐसा लीफ जो कि ग्रीन हो और उसको आधा ब्लैक पेपर से कवर करके लाइट में एक्सपोज कर देते थे, तो जो ब्लैक पेपर से कवर्ड वाला पार्ट था उसमें स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होता था, लेकिन जो एक्सपोज्ड पार्ट था उसमें लाइट फॉर्मेशन होता था। तो जो कवर्ड पार्ट था वो आयोडीन सॉल्यूशन में ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं देता था, क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन में ब्लू ब्लैक कलर वही देता था जिसमें स्टार्च होता था। तो जो लाइक एक लीफ लो, उसको हाफ ब्लैक पेपर से कवर्ड कर दो एक हफ्ते के लिए, और उसको लीफ यानी वो प्लांट से अटैच हो,
और उसको फिर प्लांट को ले जाओ सनलाइट में, 1 हफ्ते बाद वो जो कवर्ड वाला पार्ट है उसमें स्टार्च नहीं बना होगा। जब बना ही नहीं होगा तो वो जब टेस्ट करोगे स्टार्च का तो वो निगेटिव आएगा, यानी आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा, जबकि जहाँ स्टार्च रहेगा वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो ये बेसिकली बोल रहा है कि उससे पता चलता था कि फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में ही होता था, occurred only in the green plant of the leaves in the presence of light, वो भी लाइट के प्रेजेंस में। ये हमने उसी समय देख लिया था। और ये वाले पैराग्राफ में बोल रहा है, ये वाले पैराग्राफ में कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं, क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट होता है, लाइट रिक्वायर्ड होता है, CO2 रिक्वायर्ड होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, मैं यहीं पे लिख दूँ क्या, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, ये तो सबको पता है, लाइट रिक्वायर्ड है, वही सनलाइट, CO2 रिक्वायर्ड है, वाटर भी तो रिक्वायर्ड है मेरी जान, इतना सब रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे अब हमारा ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये वाला, ये प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे इसमें। डन है। अभी हम लोग ये पैरा देखेंगे, ये वाला पैरा। Another experiment you may have carried out where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton जो कि CO2 absorb करता है, while the other half is exposed to air. The setup is then placed in light for some time. On testing for presence of starch later in the two part of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch while the portion that was in the tube tested negative. This showed that CO2 was required for photosynthesis. Can you explain how this conclusion could be drawn? बहुत लोगों को पल्ले पड़ा ही नहीं होगा इसमें क्या बोल दिया। मैं इस वाले पेज पे बताता हूँ। बेसिकली ये बोल रहा है कि पहला नंबर इधर देखो, इस वाले पैराग्राफ में हम लोग को पता चला, इस वाले पैराग्राफ में कि क्या पता चला, फोटोसिंथेसिस ओनली अकर्ड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। अब इस पैराग्राफ में हमको बताना चाह रहा है कि फोटोसिंथेसिस दिस शोड दैट, कंक्लूजन पढ़ो, CO2 वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये वाला पैरा CO2 के लिए है, और ये जो ऊपर वाला पैरा था वो दिखाता था कि ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है। तो ग्रीन पार्ट वाला तो आसान था, मैं इसको बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हाँ, ओके, ग्रीन यार साइज छोटी नहीं होगी क्या? ये हो गया ग्रीन लीफ हो गया। अब हम इस एक कंटेनर लेंगे, बेसिकली कैसे बनाऊं, ऐसे एक कंटेनर लेंगे। ओके, क्या लिखा है इस कंटेनर में? KOH होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, KOH होगा। एक्चुअली ये है कॉटन, और ये कॉटन कैसा है, कॉटन है KOH, कॉटन में KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये KOH करता क्या है, ये ऑब्जॉर्ब करता है CO2। जैसे ये कॉटन है, जैसे पानी में आप पानी लो उसमें कॉटन डाल दो, वैसे ये KOH सॉल्यूशन लो उसमें कॉटन डाल दो, इस बीकर में रख दो। ओके, और अब इस बीकर में एक छेद करके ऐसे लीफ को इंसर्ट कर दो। लाइक समझ लो कि ये इसी पार्ट की टहनी है, थोड़ा ऑड हो गया लेकिन फिर भी समझने के लिए काफ़ी है कि एक पत्ती लिया, इधर से एक पत्ती लिया, इसको अंदर डाला। अब हुआ क्या कि जो हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट, ये तो इसके अंदर है, हाफ पार्ट एक्सपोज्ड है। अब हाफ पार्ट, ये पार्ट एक्सपोज्ड है एयर में, और ये पार्ट इन प्रेजेंस ऑफ
मतलब इन द बॉक्स ऑफ KOH सोक्ड कॉटन। अब ये है बीकर में क्या है, KOH प्रेजेंट है। अब होता क्या, अब हमको पता है, हमको क्या पता है, हमको पहला पता है कि CO2 इज नेसेसरी, CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो हमको पता है कि भैया CO2 का ज़रूरत होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑफ कोर्स लाइट का, CO2 का, एयर का, CO2 का, वाटर का, ये सब का ज़रूरत होता है। तो अब होगा क्या, चूँकि ये वाला पार्ट जो कि एक्सपोज्ड है एयर में, इसको तो CO2 प्रॉपर मिलेगी, पर ये वाला जो पार्ट है इसको CO2 नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कॉटन है, KOH है, ऑब्जॉर्व कर लेगा CO2। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब आप समझो बड़ा डायग्राम। ये एक बीकर है, ये एक लीफ है, इतने पार्ट को CO2 मिल रहा है, पर इतने पार्ट को CO2 मिल नहीं रहा है। CO2 कौन खा जा रहा है, ये जो KOH है, KOH सोक्ड कॉटन। बेसिकली एक ऐसा सोर्स डाला गया है अंदर जो कि CO2 अब्जॉर्ब कर ले। अब बीकर में CO2 है नहीं, और अब ये बीकर पूरा पैक्ड है, तो इस वाले पार्ट में ऑफ कोर्स अब जितना हम जानते हैं, अब CO2 नहीं है तो फूड नहीं प्रिपेयर होगा, फूड नॉट प्रिपेयर, प्लांट फूड बना ही नहीं पाएगा। भाई तुम CO2 दोगे नहीं, अब फूड नहीं बनाएगा तो फूड क्या है, बेसिकली स्टार्च नॉट फॉर्म। अब चूँकि ये हाफ पार्ट CO2 है, तो ये जैसा एज यूजुअल स्टार्च इसमें फॉर्म होगा। अब लोगों को एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा, स्टार्च फॉर्म। तो जो अब देखो यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड में, इन द यू मस्ट हैव फाउंड दैट द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव। ये जो एक्सपोज्ड पार्ट है ये पॉजिटिव आएगा, डन है, पर ये जो है ये निगेटिव आएगा, निगेटिव इन स्टार्च टेस्ट में ये नेगेटिव आ गया। वाइल द पोर्सन दैट वाज इन द ट्यूब टेस्टेड नेगेटिव, दिस शो दैट CO2 एज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। पता चल गया, ये बेसिकली रफ था। अंदर CO2 नहीं है तो स्टार्च नहीं फॉर्म होगा, बाहर CO2 है तो स्टार्च फॉर्म होगा, तो स्टार्च वाला टेस्ट देगा, ये स्टार्च वाला टेस्ट नहीं देगा। एज सिंपल इज डेट। आप इसको नोट करो, ये तो मत करो, इसमें कुछ आपको समझ में भी नहीं आएगा। बेसिकली रफ के लिए बनाया, इधर नोट हो ही गया था। ओके, आई होप ये आपको मोबाइल स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। डन है, आगे बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट में। नहीं, एक्सपेरिमेंट वाला हम करेंगे अगले पार्ट में, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी हमने पूरा आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का ये इंट्रोडक्शन पेज इतना बता दिया, और नहीं तो बहुत लोग तो साइंटिस्ट के बारे में बताते भी नहीं है, वो भी बता दिया। ये प्लांट फिजियोलॉजी का इंट्रो बता दिया। ये इंट्रो जब आप ये तीनों चैप्टर पढ़ लोगे, लाइक फोटोसिंथेसिस पढ़ लोगे, रिस्पायरेशन पढ़ लोगे, प्लांट ग्रोथ पढ़ लोगे, तो ये वाला पार्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब तक के लिए थैंक यू।